नमस्ते। चलिए आज चलते हैं समय में पीछे और प्राचीन भारत के एक ऐसे दौर की कहानी सुनते हैं जहां बिखरे हुए कबीले धीरे धीरे साम्राज्यों में बदल रहे थे। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि ये सत्ता, रणनीति और महत्वाकांक्षा की एक जबरदस्त दास्तां है। तो सवाल ये है कि आखिर ये असाधारण बदलाव हुआ कैसे? एक जमीन जो छोटे छोटे कबीलों में बटी हुई थी, वो अचानक शक्तिशाली राज्यों का अखाड़ा कैसे बन गई? चलिए आने वाली स्लाइड्स में इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। ये गंगा के मैदानी इलाकों के लिए एक क्रांतिकारी समय था, जिसे इतिहासकार दूसरे शहरीकरण का दौर भी कहते हैं। तो ये महाजनपद आखिर थे क्या? देखिए, पहले लोगों की पहचान उनके कबीले से होती थी, यानी जन से। लेकिन अब पहली बार उनकी पहचान उस जमीन से होने लगी जहां उनका कबीला बसा था, यानी जनपद। ये सोच में एक जबरदस्त बदलाव था, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इस पूरे बदलाव के पीछे जो चिंगारी थी ना, वो था लोहा। लौह अयस्क तक आसान पहुंच का मतलब था बेहतर औजार और ज्यादा घातक हथियार। और बस इसी ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। लोहे से सिर्फ हथियार ही नहीं बने, इसने खेती में तो जैसे क्रांति हिला दी। लोहे के हल से गहरी जुताई मुमकिन हुई और नतीजा, इतिहास में पहली बार जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा। इसी को हम कहते हैं फूड सरप्लस। और सोचिए, जब पेट भरने से ज्यादा अनाज हो तो क्या होता है? बिल्कुल, अब हर किसी को खेती करने की जरूरत नहीं थी। और इसी सरप्लस से जन्म हुआ कारीगरों का, व्यापारियों का और नए नए शहरों का। मतलब एक पूरी की पूरी नई दुनिया उभर रही थी। तो इन सब बदलावों का नतीजा क्या निकला? एक नया पॉलिटिकल स्टेज तैयार हो गया, जिस पर सत्ता के कई दावेदार थे। तो चलिए मिलते हैं इस खेल के खिलाड़ियों से। हमें ये पता कैसे चलता है? बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय जैसे पुराने टेक्स्ट्स हमें बताते हैं कि उस दौर में 16, जी हाँ 16 बड़े महाजनपद थे, जो सत्ता पर अपनी पकड़ बनाने की होड़ में लगे थे। और ये देखिए नक्शा, ये दिखाता है कि ये 16 राज्य पूरे उत्तर भारत में कैसे फैले हुए थे। इसे आप कह सकते हैं प्राचीन भारत का गेम ऑफ थ्रोन्स का असली मैदान, जहां हर कोई एक दूसरे से भिड़ने को तैयार था। अब इन 16 में से कुछ खिलाड़ी बाकियों से ज्यादा दमदार थे, जैसे कि काशी, जो अपने शानदार कपड़ों के लिए फेमस था, या फिर गांधार, जो कि एक बड़ा लर्निंग सेंटर था जहां तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी थी। एक तरफ वज्जी जैसा अनोखा गणराज्य था, जिसे कई कुल मिलकर चलाते थे। और फिर था मगध, एक ऐसी ताकत जो चुपचाप सबको पीछे छोड़ने की तैयारी में लगा था। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये सभी राज्य एक ही तरह से नहीं चलते थे। सत्ता के इस खेल में समझिए कि 2 तरह की टीमें थीं, एक तरफ राजतंत्र और दूसरी तरफ गणतंत्र। तो एक तरफ थे मगध जैसे राजतंत्र, जहां राजा का कहा ही कानून था, सब कुछ एक ही आदमी के हाथ में। दूसरी तरफ थे वज्जी जैसे गणसंघ या रिपब्लिक। यहां कोई एक राजा नहीं होता था, बल्कि पावर कुछ ताकतवर कुलों में बटी हुई थी, और सारे बड़े फैसले एक असेंबली में, जिसे गण परिषद कहते थे, सब मिलकर लेते थे। तो इन अलग अलग सिस्टम्स के बीच अब शुरू हुआ वर्चस्व का एक बड़ा संघर्ष, जिसने उस पूरे युग को डिफाइन कर दिया। उन 16 के अखाड़े में से लड़ भिड़कर आखिरकार 4 सबसे बड़े दावेदार सामने आए: मगध, कोसल, वत्स और अवंती। अब समझिए कि फाइनल मुकाबले की बिसात बिछ चुकी थी। सवाल ये उठता है कि इस महामुकाबले में आखिर एक ही राज्य, यानी मगध, विनर बनकर कैसे उभरा? ऐसा क्या था उसके पास? देखिए, मगध की जीत कोई तुक्का नहीं थी। इसके पीछे एक सॉलिड फॉर्मूला था। पहला, उसकी लोकेशन। उसकी राजधानियां ऐसी जगहों पर थीं जहां से जरूरी ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल रखा जा सकता था। दूसरा, बेशुमार रिसोर्सेज, मतलब हथियारों के लिए लोहे की खदानें और सेना का पेट भरने के लिए उपजाऊ जमीन, दोनों थे। तीसरा, और यह तो कमाल का था, उन्होंने युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल शुरू किया। सोचिए, उस जमाने के लिए यह किसी सुपर वेपन से कम नहीं था, एक असली गेम चेंजर। और चौथा और सबसे जरूरी, बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे जबरदस्त लीडर्स, जिन्हें जीतना आता था। तो मगध की ये जीत सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। इसी जीत ने वो स्टेज तैयार किया जिस पर भारत का पहला महान साम्राज्य खड़ा हुआ, मौर्य साम्राज्य, जिसके बारे में सोचते ही हमें चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक याद आते हैं। तो सत्ता का ये जो पुराना खेल है ना, ये सिर्फ इतिहास की किताब का एक पन्ना नहीं है। ये हमें आज भी सिखाता है कि कैसे भूगोल, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और लीडरशिप मिलकर किसी भी देश का भविष्य तय करते हैं।
सोचने वाली बात है ना।